हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21 का ए? तो इसका सही आंसर होगा, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है वो है अनुच्छेद 21 ए। दोस्तों, 21 ए जो अनुच्छेद है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा ये अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया था। और दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार को इसमें मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और शिक्षा का अधिकार ये अधिनियम कब आया था? तो जो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो सन 2009 में आया था। कब आया था? सन 2009 में आया था, जिसको इसको क्या कर दिया था, संवैधानिक बना दिया गया था। सन 2009 में आया था शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है? स्नेहक, जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं, जल, पेट्रोलियम या फिर दवा? तो दोस्तों, ऐसा पदार्थ जो घर्षण यानी दो वस्तुओं के बीच में जो घर्षण होता है उसको कम करने का कार्य कौन करता है? तो उसका सही आंसर होगा, उसको बोलते हैं स्नेहक, स्नेहक या फिर लुब्रिकेंट। और दोस्तों, स्नेहक कौन से हो सकते हैं? जैसे तेल हो सकता है, जैसे दो वस्तुओं के बीच में तेल डाल देंगे तो घर्षण कम होगा। तेल है, ग्रीस है और ग्रेफाइट है। ये सभी सब जो पदार्थ हैं यानी तत्व हैं, ये क्या है? ये स्नेहक के रूप में कार्य करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक दांडी यात्रा कहते हैं जिसको, को कहाँ समाप्त किया था? दांडी में, मुंबई में, वर्धा में या फिर लाहौर में? तो इसका सही आंसर होगा दांडी में समाप्त किया था। तो दोस्तों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद के इनका एक साबरमती आश्रम था, वहां से इन्होंने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था। और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी दांडी नामक स्थान जो नवसारी जिले में है, कहाँ पर है? ये है नवसारी जिले में, वहां पर जाकर इन्होंने ये समाप्त किया था। और इनके कितने 78 अनुयायी साथ थे, यानी 78 लोगों के साथ इन्होंने ये जो यात्रा थी यानी कि दांडी यात्रा, उसको इन्होंने पूरा किया था। और इन्होंने कुल कितने दिनों तक, इन्होंने कुल 24 से 25 दिनों के भीतर, यानी कि 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल, और इनके जो साथी थे वो कुल कितना किलोमीटर, यानी 386 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्न में से कौन से देश से लिया गया है? तो जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारत के संविधान में, ये किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान, आयरिश या फिर जर्मनी का संविधान? तो इसका सही आंसर होगा, जो ब्रिटिश संविधान है वहां से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। और दोस्तों, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य। आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। और जर्मनी से क्या लिया गया? ये लिए हैं आपातकाल। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, रूबल खली रेगिस्तान के किस देश में स्थित है? जो रूबल खली रेगिस्तान है ये किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, मंगोलिया में, ईरान में या फिर सऊदी अरब में? तो जो रूबल खली रेगिस्तान है ये सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े जो रेतीले रेगिस्तान में ये माना जाता है रूबल खली, और कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए गए थे? चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या फिर ब्राजील में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए, सॉरी दोस्तों, कहाँ आयोजित किए गए थे? ये आयोजित किए गए थे ब्राजील में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। रियो रियो ब्राजील में आयोजित किए गए थे 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। प्रश्न नंबर 7 है, क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड्स को कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जाइलेम, वैक्सीन या फिर प्लास्टिड्स? तो इसका सही आंसर होगा, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, जो पादप होते हैं, पादप जगत के जो जंतु होते हैं, यानी पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे, इनमें एक क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड पाया जाता है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और दोस्तों, जो प्लास्टिड्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सभी होते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। क्या देता है? हरा रंग प्रदान करता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, सैयद अहमद खान या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान? तो जो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, खान बहादुर के नाम से। किस नाम से? खान बहादुर के नाम से जाना जाता है इनको। और दोस्तों, इन्होंने 1920 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम था खुदाई खिदमतकार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतकार जो आंदोलन था, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। और इनको सीमांत गांधी या फिर खान बहादुर खान बोला जा सकता है। और इनका जो नाम है असली, खान अब्दुल गफ्फार खान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी जिसको AIIB कहा जाता है, ये कहाँ स्थापित किया गया था? बीजिंग में, लंदन में, इटली में या फिर न्यूयॉर्क में? तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी, स्थापित किया गया था इसको बीजिंग में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 2016 में। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो बीजिंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से, पीली क्रांति, हरित क्रांति या फिर श्वेत क्रांति? तो दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड है, ये संबंधित है श्वेत क्रांति से। किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड क्या था? ये एक विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। कैसा था? विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसको जो चालू किया था, वो किया गया था राष्ट्रीय डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसके द्वारा जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, इसके द्वारा भारत को दुग्ध उत्पादन में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया था इस ऑपरेशन फ्लड के बाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, किस खेल या स्पोर्ट्स में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें एक गेंद को प्रतिद्वंदी, यानी कि दूसरी जो टीम होती है, उसके गोले में, उसके उसके जो अधिकारी क्षेत्र होता है, उसके में जो बॉल को फेंका जाता है? तो उसको कौन से खेल में? हॉकी में, क्रिकेट में, बास्केटबॉल में या फिर वॉलीबॉल में? तो इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल में किया जाता है ये सब कुछ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गडजात पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक में, ओडिशा में, गुजरात में या फिर मिजोरम में? तो जो गडजात पहाड़ियां स्थित हैं, ये ओडिशा राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ये छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में, उसके दक्षिण में पाए जाती हैं गडजात पहाड़ियां। और किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है 13, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है? वो कौन सा गुण है? दृश्य गुण, आघात वर्धनीयता का गुण, लचीलापन का गुण या फिर तन्यता का गुण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ये गुण जो किसी भी तार के रूप में लाया जा सकता है, किसी धातु को तार के रूप में, यानी कि किसी को बहुत लंबे तार के रूप में इसको खींचा जा सकता है, तो इस गुण को बोला जाता है तन्यता। तो दोस्तों, लगभग सभी धातुएं ऐसी होती हैं जो तन्य होती हैं, लेकिन जिंक और
जिंक और पारा ऐसी धातुएं हैं जो तन्य अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। और सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वो होती है सोना। क्या होती है? सोना एक ऐसी सबसे अधिक तन्य वाली धातु है, तन्यता वाली धातु है। अगला प्रश्न है 14। जब मानव शरीर में रोग वाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है? प्रतिउपचायक, प्रतिरक्षी, प्रतिजन्य, प्रतिजैविक। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है शरीर के द्वारा। यानी जब रोग वाहक, ऐसे शरीर में जो रोग वाहक सूक्ष्म जीव यानी कि एंटीजन शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे लड़ने के लिए जो मानव शरीर होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिसके द्वारा ये जो एंटीजन होते हैं उससे लड़ सकता है। और दोस्तों जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी का उत्पादन किससे होता है? इसमें होता है प्लाज्मा कोशिका। कौन सी? जो प्लाज्मा कोशिका होती हैं उनके द्वारा, उसके द्वारा इसमें निर्माण होता है। और ये बाई आकार की, यानी बाई आकार की क्या होती हैं? बाई आकार की एक प्रोटीन है। ये क्या है? एक बाई आकार का प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल तनाव को मापने के लिए किया जाता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो किसी वस्तु के ऊपर जो लगता है, जो लगने वाला जो बल होता है उसको मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है? लीवर है, ड्रिलिंग मशीन है, स्प्रिंग तुला है या फिर पुल्ली है? तो इसका सही आंसर होगा जो स्प्रिंग तुला या फिर स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। ये क्या होता है? किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है इसको मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो कब खोजा था वास्को डी गामा ने? 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में, 1498 में, 1707 में या फिर 1600 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1498। यानी 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। और ये किस महासागर से होकर आए थे? ये आए थे अटलांटिक महासागर। किससे? अटलांटिक महासागर से होते हुए ये इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। और ये भारत में सबसे पहले किस स्थान पर आए थे? तो ये आए थे कालीकट। कौन सा स्थान था? कालीकट, जिसको वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है और ये केरल में स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने अपना जो आए थे सबसे पहले यहीं पर। अगला प्रश्न है 17। लोक संगीतकार मांगड़ियार कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से या केरल से? तो इसका सही आंसर होगा जो मांगड़ियार हैं ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है, वो भी पश्चिमी राजस्थान से। और दोस्तों ये क्या है? एक मुस्लिम लोक संगीतकार का जो एक पेशेवर संगीतकार होते हैं उनको कहा जाता है मांगड़ियार, जो मुस्लिम लोक संगीतकार होते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला को के रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में भी जाना जाता है जो मधुबनी कला होती है? मिथिला पेंटिंग के रूप में, कलमकारी पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग या फिर गांधार पेंटिंग? तो इसका सही आंसर होगा, इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मधुबनी कला को। और दोस्तों ये जो मिथिला पेंटिंग है ये भारत और नेपाल में की जाती है, मधुबनी कला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है। क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है? 22 यार्ड्स, 12 यार्ड्स, 10 यार्ड्स या फिर 30 यार्ड्स? तो दोस्तों जो क्रिकेट पिच होते हैं उसमें दो मध्य स्टंप होते हैं, उन दोनों के बीच की कुल दूरी होती है 22 यार्ड्स। कितनी होती है? 22 यार्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को किससे अलग करता है? कौन सा फ्लोरिडा जलडमरू मध्य? रूस से, जर्मनी, क्यूबा या फिर मैक्सिको? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को ये अलग करता है क्यूबा से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है यूएसए को क्यूबा से अलग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है। किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में
ट्री ऑफ लिबर्टी अपनाया था? अकबर ने, हैदर अली ने, कृष्णदेवराय ने या फिर टीपू सुल्तान ने? तो श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी जो अपनाया था वो थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और ये हैदर अली के पुत्र थे। कौन थे? हैदर अली के पुत्र थे और इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। क्या लगाया था? ट्री ऑफ लिबर्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसमें खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो इसका सही आंसर होगा, ये किया था जय सिंह ने। और ये कब किया था? ये किया था 1738 ईस्वी में। कब किया था? 1738 ईस्वी में। और दोस्तों इन्होंने जो जंतर मंतर बनवाए थे वो दिल्ली, एक तो ये है दिल्ली, दिल्ली के बाद ये जयपुर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, उज्जैन, वाराणसी, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, यहाँ पर भी इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और जो दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है 23, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम होते हैं, जो अधिकतम न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं? 31, 26, 28 या 24? तो दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर वर्तमान में जो न्यायाधीश होते हैं कुल 34 होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, जो कि 2019 में इनकी संख्या बदल दी गई है, 30 से इनको 34 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम टीपीपी कब शुरू किया गया था? सन 2000 में, सन 2000 में, सन 2015 में या फिर 1950 में या फिर 1975 में? तो जो भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था ये 1975 ईस्वी में किया गया था। कब? 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो गरीबी उन्मूलन करना था इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस में, भारत में, मैक्सिको में या फिर चीन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिलीपींस में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कटक, उड़ीसा में। कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में स्थित है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है 26, वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर बेले जली? तो इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय के द्वारा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में स्थापना की गई थी आत्मीय सभा। किसकी? आत्मीय सभा। और 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1821 ईस्वी में। और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम वाटरफॉल है, ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, संसद की प्रथम राज्यसभा, जिसको राज्यों की परिषद कहते हैं, वर्ष में गठित की गई थी? कब की गठित की गई थी? राज्यसभा को कब गठित किया गया था? 1950 में, 1951, 1953 या फिर 1952? तो जो राज्यसभा का गठन किया गया था ये किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और दोस्तों राज्यों को जो राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा राज्यों की परिषद को भी कहा जा सकता है। और ये एक उच्च सदन है। कैसा सदन है? ये एक उच्च सदन है और एक स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों का
चुनाव होता रहता है, जिसकी वजह से ये कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है? नगर पालिका या नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र के द्वारा, एग मार्क के द्वारा, स्वच्छ निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के द्वारा, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के द्वारा। यानी कि उपभोक्ताओं को जो वस्तु खरीदते हैं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एग मार्क के द्वारा इनकी जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, जो नागरिकों के आर्थिक उत्पाद यानी कि जो नागरिक हैं उनके आर्थिक उत्पादों की रक्षा के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कृषि है, कृषि के लिए जो मानक बनाया गया है, जो स्टैंडर्ड है, जो लोगो है वो है एग मार्क। और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके ऊपर आईएसआई मार्क होता है। और जो सोने से संबंधित जो औजार हैं, सोने से संबंधित जो भी सामान है उनसे उन पर आता है बीआईएस मार्क। और जो फ्रूट से संबंधित प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर एफपीओ मार्क आता है। कौन सा आता है? एफपीओ मार्क आता है, जो कि उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो दोस्तों, ये नामित कर सकता था, यहाँ पर क्या होगा, नामित कर सकता था मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ये राष्ट्रपति इसमें एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते थे, यानी नॉमिनेट करते थे। कितने करते थे? कुल दो सदस्यों को नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, जो कि दोस्तों यानी लोकसभा में उस समय 552 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 552 सदस्य होते थे, जो कि वर्तमान में 550 कर दिए गए हैं। और ये किसके द्वारा किए गए हैं? 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2019 में, इसमें जो एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं? 550 सदस्य, और इसमें एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 31। भारत में किसे लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है? अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, या राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो जो आधुनिक मनु के रूप में जाने जाते हैं वो है बी आर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रारूप तैयार किया था। किसका? हिंदू कोड हिंदू कोड बिल का जो प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया था, इसलिए इनको आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। और जो हिंदू कोड बिल है, ये जो था हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक कानूनों को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हिंदू कोड बिल कहा गया था। और इसका निर्माण, इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो अंबेडकर जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से कौन संबंधित है? पेनल्टी किक संबंधित है, शटल कॉक, वाइड बॉल, या फिर कॉर्नर किक? तो इसका सही आंसर होगा, जो क्रिकेट से संबंधित है ये है वाइड बॉल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, पेनल्टी किक और कॉर्नर किक ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और शटल कॉक बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 33। वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? उस कौन सा उपकरण है ऐसा सरल है? कल्टीवेटर, हल, खुरपी, या दरांती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये एक सरल उपकरण है जो खरपतवार को भी हटाता है और मिट्टी को भी ढीला करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ह्यूरन झील से, चाड झील से, तंजानिया झील से, या फिर विक्टोरिया झील से? तो नील नदी का जो उद्गम है वो होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, विक्टोरिया जो झील है ये किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो है नील नदी। अगला प्रश्न है 35। शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो, कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बोर्ड,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या फिर राष्ट्रीय प्रशासन और ग्रामीण बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी, जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 1982 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं? उपकप्तान जो गोलकीपर नहीं है, जीवन में प्रथम बार खेलने वाला खिलाड़ी जो गोलकीपर नहीं है, कैप्टन जो गोलकीपर नहीं है, और या फिर चौथा जो गोलकीपर। तो दोस्तों एक फुटबॉल टीम में अपनी ही टीम के यानी एक ही टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के जो कपड़े पहनता है वो होता है गोलकीपर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, गोलकीपर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, दुनिया में सबसे लंबा दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? सोवियत के संविधान, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान या फिर फ्रांस का संविधान? तो जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कैसा है? सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और दोस्तों जब ये भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसीलिए इसको सबसे लंबा, और ये हाथ द्वारा लिखा गया संविधान है इसीलिए हस्तलिखित है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उस समय भारत के संविधान में स्थित थी जब भारत के संविधान को अपनाया गया था। और ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है? तो चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में किसको जाना जाता है? लाल नीना को, वेंगुएला को, अगुलहास को या फिर एल नीनो को? तो चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है एल नीनो को। किसको? एल नीनो को जाना जाता है। और एल नीनो एक गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म जल धारा है जिसको चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जिसको डीपीएसपी कहते हैं को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखेंगे, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूसी संविधान से या फिर आयरिश संविधान से? तो जो डीपीएसपी लिए गए हैं ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों डीपीएसपी का वर्णन किस भाग में है? तो ये भाग है 4। कौन सा है? भाग 4, जो कि 36 से लेके 51 अनुच्छेदों में बताया गया है डीपीएसपी के बारे में। कितने? 36 से लेके 51 अनुच्छेद किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित हैं, जो कि आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है 40, पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? सिक्किम से, मध्य प्रदेश, असम या फिर जम्मू कश्मीर? तो जो पश्मीना शॉल है ये आती है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, पश्मीना शॉल। अगला प्रश्न है 41, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं? तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से लवण और जल बनते हैं? अम्लीय अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, उत्प्रेरक अभिक्रिया या फिर मूल अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर होगा निराकरण अभिक्रिया, जो है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया या फिर उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं इसी को। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार जो है अभिक्रिया करके लवण यानी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 42 है, भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो कि वीरभद्र मंदिर हम्पी में, खजुराहो, लेपाक्षी या स्पीति घाटी? तो इसका सही आंसर होगा लेपाक्षी में। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है वीरभद्र मंदिर। और वीरभद्र मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर भित्ति चित्रकला हुई है। क्या हुई है? भित्ति चित्रकला की जो आंध्र प्रदेश शैली है उसके लिए प्रसिद्ध है वीरभद्र मंदिर।
और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव के उग्र रूप जो है वीर, उसके लिए ये प्रसिद्ध है, यानी भगवान शिव के लिए ये है मंदिर। अगला प्रश्न है 43। अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गन्ना की जाती है, गेहूं, मक्का या फिर चावल? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चावल की खेती की जाती है। किसकी? चावल जो किए जाते हैं वो मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है? भूमि क्रांति, सामाजिक सुधार, किसानों के लिए भूमि की नीति या फिर लैंड सीलिंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लैंड सीलिंग। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना, ये लैंड सीलिंग कहलाता है। और दोस्तों जो शहरी भूमि जो सीमा अधिनियम आया था, जो शहरी भूमि सीमा अधिनियम आया था, ये आया था 1967 में, सॉरी दोस्तों 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। इसमें जो जो भूमि थी उसको निर्धारित किया गया था कि किसके पास कितनी भूमि रहेगी, कितनी अधिकतम नहीं होगी, तो इसको लैंड सीलिंग कहा गया था। अगला प्रश्न है 45 है। पेनल्टी थ्रो शब्द किस खेल या स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? हैंडबॉल से, हॉकी से, कबड्डी से या फिर निशानेबाजी से? तो जो पेनल्टी थ्रो है ये संबंधित है हैंडबॉल से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 46। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके लिए जो पहला लिखित दस्तावेज था वो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 था, अमेरिकी संविधान था, भारत का संविधान था या फिर मैग्ना कार्टा 1215 था? तो इसका सही आंसर होगा जो पहला लिखित संविधान था, जो पहला लिखित दस्तावेज था नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित, वो था मैग्ना कार्टा 1215। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये राजा किंग जो जॉर्ज थे उनके द्वारा लाया गया था 1215 में मैग्ना कार्टा। इसमें जो उनके मनुष्यों के यानी कि नागरिकों के मूल अधिकार, इसमें एक लिखित दस्तावेज था मूल अधिकारों से संबंधित। अगला प्रश्न है 47। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर यानी किसी भी धातु पर वांछित सामग्री को, किसी भी धातु पर यदि किसी धातु की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं? विद्युत उत्प्रेरक कहते हैं, विद्युत लेपन, विद्युत बंधन या फिर विद्युत घोल? तो इसका सही आंसर होगा, इसको बोलते हैं विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिससे कि जंग या कुछ न लगे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है। में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो किस वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी? 1953 में, 1951, 1960 या फिर 1958? तो इसका सही आंसर होगा 1953 में। 29 जनवरी 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये अध्यक्षता की गई थी काका कालेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? काका कालेकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इनकी जो नियुक्ति की गई थी 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है 49। दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है? तो इस दहन को क्या बोलते हैं? स्वतः प्रवर्तित दहन, नियमित दहन, तीव्र दहन या फिर ज्वाला दहन? यानी कि कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना ही आग की लपटों में बदल जाती है, इसको बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित दहन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशिनिया का हिस्सा नहीं है? मॉरिशस, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया या फिर माइक्रोनेशिया?
तो जो ओशिनिया है, ओशिनिया का हिस्सा नहीं है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ओशिनिया का हिस्सा कौन कौन से हैं? पोलिनेशिया है, मेलोनेशिया है, माइक्रोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी क्या हैं? ओशिनिया के हिस्से हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 50 प्रश्न जीके जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आपके पास आते रहेंगे जब तक कि इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।